चौहान पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसका उन लोगों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मृत्यु को लेकर 1200 ईस्वी तक का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और इस काल में उत्तर, दक्षिण और सुदूर दक्षिण में अनेक शक्तिशाली राजवंश जो थे उनका उद्भव हुआ, और ऐसे राजवंशों में चौहानों का स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौहानों ने राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने कई शासन केंद्र स्थापित कर लिए थे, जिनमें सांभर और या फिर कह सकते हैं सपादलक्ष या शाकंभरी के चौहानों ने अपनी शूरवीरता तथा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। सबसे पहली बात आती है कि चौहानों की उत्पत्ति और उनका मूल स्थान कौन सा था। कि चौहान अथवा चाहमानों की उत्पत्ति तथा उनका मूल स्थान दोनों ही काफी विवाद का विषय है। चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो तथा चारणों की अनुश्रुति में हमें अग्नि कुल का बताया जाता है, जबकि पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो के अनुसार वे सूर्यवंशी थे, और कर्नल टोड और डॉक्टर स्मिथ और कुक इत्यादि विद्वान इन्हें विदेशों की संतान मानते हैं। और राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा उन्हें ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। और चौहानों के मूल स्थान के बारे में भी भिन्न भिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा कुछ अन्य विद्वान जांगल देश यानी कि बीकानेर, जयपुर तथा उत्तरी मारवाड़ और सपादलक्ष यानी कि सांभर को चौहानों का मूल स्थान मानते हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा चित्तौड़ को उनका मूल निवास स्थान मानते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य आदि के अनुसार पुष्कर उनका मूल स्थान था। संभवतः सांभर, पुष्कर, सीकर का मध्यवर्ती क्षेत्र जो था उनका मूल स्थान रहा था। अब हम अध्ययन करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय से पूर्व बहुत से चौहान शासक हुए, जिसमें सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज तृतीय चहमान यानी कि चौहान वंश का राजा हुआ, और उस समय तक सपादलक्ष के चौहानों ने अपने सफल सैनिक अभियानों के द्वारा न केवल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपितु अपने आप को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित कर लिया था। उन्होंने सांभर के स्थान पर अजमेर को अपनी नई राजधानी बना लिया, और भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अजमेर काफी सुरक्षित था, और इसी को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान शक्ति को अपने चरमोत्कर्ष पहुंचा दिया, अर्थात उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया। और ये महज संयोग की बात थी कि उसी के साथ चौहान शक्ति जो उसका पतन भी हुआ, अर्थात पृथ्वीराज चौहान जो उसके समय में चौहान साम्राज्य उसका बहुत ज्यादा विस्तार भी हुआ, और चौहान साम्राज्य का अंत जो था या फिर कह लीजिए उसका पतन जो था वो भी पृथ्वीराज चौहान यानी कि तृतीय जो उसके समय में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की जन्म तिथि जो थी उसके बारे में भी विवाद है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार उसका जन्म विक्रम संवत 1223 के ज्येष्ठ मास की द्वादशी को हुआ था, और इस हिसाब से सिंहासन पर बैठने के समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष की थी। अतः प्रारंभ में उसने अपनी माता कर्पूरी देवी के कुशल संरक्षण में शासन प्रारंभ किया, और कर्पूरी देवी ने सोमेश्वर के मंत्रियों तथा अधिकारियों को उनके पुराने पदों पर कायम रखा। और इस काल में उसका मुख्यमंत्री कदम वासा था, जो कि अत्यधिक विद्वान, कुशल शासक और स्वामी भक्त व्यक्ति था। और पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजयों का श्रेय उसी को जाता है। बाद के ग्रंथों का ये विवरण कि उसकी हत्या पृथ्वीराज तृतीय ने की थी काफी विवाद का विषय। इस समय का दूसरा प्रमुख व्यक्ति भुवन कमल था, जो कि कलचुरी राज्य का था, और कर्पूरी देवी ने उसे सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। और डॉक्टर गोपीनाथ का मानना है कि महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज ने 1178 के आसपास ही शासन के सभी कामकाज अपने हाथ में ले लिए थे। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि उस समय जब पृथ्वीराज चौहान ने शासन संभाला, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है तात्कालीन परिस्थितियां। कि पृथ्वीराज तृतीय का प्रारंभिक काल देश की राजनीतिक उथल पुथल का समय था, यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा उस समय देश में राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, और भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में मुसलमानों का दबाव बढ़ता जा रहा था, और भारत में एक सबल केंद्रीय सत्ता का सर्वथा अभाव था, और समूचे देश में विविध हिंदू राजवंशों तक कुछ प्रदेशों पर मुस्लिम राजवंशों का शासन था, और ये सभी आपसी संघर्ष में डूबे हुए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में 3 मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। उत्तरी भारत में चौहानों के बाद दूसरा शक्तिशाली राज्य गढ़वाल
राठौरों का कन्नौज था और वहाँ का शासक जयचंद चौहान का प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी कह सकते हैं। और पूर्वी भारत में पाल वंश की शक्ति का पतन शुरू हो गया था और उनके ही एक सामंत विजय सेन ने बिहार में एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था और गुजरात में चौहानों के परंपरागत शत्रु चालुक्यों का शासन था और बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था और दक्षिण भारत की अनेक राज्य भी विभाजित थे और अधिकांश राजपूत शासक हठीले और गर्वशील थे और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से मोर्चा लेने की बात की उनमें कभी भी नहीं सोची थी, क्योंकि वे अपने में से किसी एक का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार से राजपूत शासक जो थे वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। सभी ने मिलकर एक केंद्रीय सत्ता जो उसके नीचे लड़ना ठीक नहीं समझा, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। 1175 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया और इसके बाद उसने उच्च के राज्य को भी जीत लिया और 1178 ईस्वी में उसने चौहान राज्य की सीमा को पार करके गुजरात पर भी आक्रमण कर दिया, परंतु उसे पराजित होकर वापस लौटना पड़ा और गोरी के आक्रमण भावी संकट के संकेत दे रहे थे। फिर भी भारत की किसी भी शक्तिशाली हिंदू शासक ने उसके प्रारंभिक आक्रमणों का सही मूल्यांकन नहीं किया था। अगर उसी समय ये देख लिया जाता कि गोरी कभी भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे या तो उदासीन रहे अथवा उसके आक्रमणों की उपेक्षा करते रहे और अपने पड़ोसियों को परास्त करने की उधेड़बुन में ही लगे रहे। पृथ्वीराज तृतीय तथा उसके अधिकारियों ने इस समय गोरी के विरुद्ध कोई ठोस कदम न उठाकर बहुत बड़ी भूल की थी और जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। और वैसे इस समय उन लोगों की नीति चौहान राज्य को अपने पड़ोसी साम्राज्यवादी शासकों से सुरक्षित रखने की थी और उनकी सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा दक्षिण पश्चिम की तरफ से गुजरात के चालुक्यों से था। चौहान चालुक्य वंश एक लंबे समय से एक दूसरे को परास्त कर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के प्रयास में लीन थे और पूर्व की तरफ से कन्नौज के गढ़वालों से भी खतरा बना हुआ था और कन्नौज का तत्कालीन शासक जयचंद बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वह समूचे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लेने की कामना भी रखता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके लिए चौहानों की विस्तारवादी आकांक्षा पर अंकुश लगाना जरूरी था और दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल थे जो चौहान राज्य के क्षेत्र को हस्तगत करने की ताक में बैठे रहते थे। पृथ्वीराज तृतीय को अल्पवयस्क देखकर चौहानों के करद भंडारकों ने विद्रोह कर दिया, अतः उनका दमन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। परंतु इसमें भी गंभीर समस्या नागार्जुन जो थे उनसे उत्पन्न कर दी थी। वह विग्रहराज चतुर्थ का लड़का था और उसने गुड़गांव पर अधिकार कर लिया और अब पृथ्वीराज तृतीय से चौहान सिंहासन छीनने की तैयारी में लग गया था। इस प्रकार से सिंहासन पर बैठते ही कम आयु में पृथ्वीराज चौहान को बाह्य और आंतरिक दोनों ही शत्रुओं से लोहा लेना पड़ा। सबसे पहले उसने आंतरिक शत्रु जो थे उनको परास्त कर चौहान राज्य को एकता के सूत्र में बांधकर केंद्रीय शक्ति को सबल बनाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट बात आती है कि उसने किस प्रकार से आंतरिक शत्रु जो उनको समाप्त किया, जिसमें पहला आता है उसकी प्रारंभिक विजय, जिसमें नागार्जुन का दमन। नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा लड़का था और विग्रहराज के बाद उसका लड़का अपर गांगे सिंहासन पर बैठा था, परंतु कुछ दिनों बाद ही पृथ्वीराज द्वितीय ने उसे मौत के घाट उतार कर सिंहासन हथिया लिया था और उस समय नागार्जुन बहुत ज्यादा छोटा था और सोमेश्वर की मृत्यु तक वह वयस्क हो चुका था। अतः उसने पृथ्वीराज तृतीय के उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ असंतुष्ट चौहान सरदार जो थे वो भी कहा जाता कि उसके पक्ष में चले गए, जिससे उत्साहित होकर उसने भावी संघर्ष की तैयारियां शुरू कर दी। इस पर पृथ्वीराज तृतीय ने अपने मुख्यमंत्री कदम्वासा की देखरेख में एक विशाल सेना के साथ नागार्जुन के केंद्र गुड़गांव पर आक्रमण किया और उसकी सेना ने गुड़गांव के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। नागार्जुन को किसी प्रकार से भाग निकला, परंतु उसकी मां, पत्नी और बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य जो थे उनको पकड़ लिया गया और नागार्जुन के एक सेना नायक देवभट्ट ने आखिरी समय तक सामना किया, परंतु वह अपने समस्त सैनिकों के साथ में मारा गया और नागार्जुन के अनेक सैनिक और कर्मचारियों को बंदी बना करके अजमेर में लाया गया और उन्हें वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया और उनके कटे हुए सिर जो थे
उनको अजमेर दुर्ग की फाटक जो उन पर लटका दिए गए, ताकि जनता उसको देखे और भविष्य में इस तरह से कोई भी विद्रोह करने का साहस ना जुटा सके। और ऐसा भावी राजविद्रोहियों को या राजद्रोहियों को चेतावनी के तौर पर किया गया था। इसके बाद इतिहास में हमें नागार्जुन का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा आता है भंडानको का दमन, कि भंडानक इस समय किस क्षेत्र में आबाद थे, ये भी विवाद का विषय बना हुआ है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जाति सतलज की तरफ से आकर गुड़गांव और हिसार के आसपास बस गई थी। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि ये जाति कन्नौज और हर्षपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र में आबाद थी और शायद बयाना भी इनके राज्य में शामिल था। और डॉक्टर सत्य प्रकाश के अनुसार ये जाति रिवाड़ी तहसील के आसपास बसी हुई थी और विग्रहराज चतुर्थ ने इसको परास्त किया था, परंतु अब वह पुनः शक्तिशाली हो गए थे और अल्पवयस्क पृथ्वीराज के राजा बनने पर अवसर का लाभ उठाते हुए भंडानकों ने विद्रोह कर दिया, जिससे चौहान राज्य की उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। और नागार्जुन के विद्रोह का दमन करने के उपरांत पृथ्वीराज ने भंडानकों की तरफ ध्यान दिया और 1182 ईस्वी के आसपास उसने उन पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया और उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया और सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया और हजारों भंडानक उत्तर की ओर भाग गए और शेष ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद के समय में एक शक्ति के रूप में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी बात आती है पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय की शुरुआत कहां से, जिसमें सबसे पहला आता है जैजाक भुक्ति की विजय, कि भंडानकों के विद्रोह का दमन करने के बाद में पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। और इस समय चंदेलों का राज्य काफी विस्तृत था, जिसमें बुंदेलखंड, जैजाक भुक्ति, महोबा आदि शामिल थे और महोबा उनकी राजधानी थी। और इस समय परमादी चंदेल राज्य पर शासन कर रहा था और उसके दुर्व्यवहार से असंतुष्ट होकर कई चंदेल सरदार जो थे उसकी सेवा को छोड़कर अन्य हिंदू राजाओं के दरबार में चले गए। ऐसे सरदारों में आला और उदल प्रमुख रहे थे, जिन्होंने कन्नौज में आश्रय लिया था। और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो तथा आल्हा खंड से हमें पता चलता है कि चौहानों ने चंदेलों की राजधानी महोबा पर विजय प्राप्त की, जिसमें परमार्दी की ओर से आला उदल और कन्नौज की सेना में भाग लिया था। और इन गल्प काव्यों में कितना ऐतिहासिक सत्य है ये निश्चित करना कठिन है, परंतु इतना निश्चित है कि पृथ्वीराज ने चंदेलों को अवश्य ही पराजित किया था और पराजित परमादी को संधि करनी पड़ी और पृथ्वीराज ने चंदेल राजा को अपने राज्य में नहीं मिलाया, केवल कुछ सीमा गांव जो थे उन्हीं को अपने राज्य में मिलाया। और प्राप्त शिलालेख तथा कुछ साहित्यिक रचनाओं से पता चलता है कि कुछ वर्षों के भीतर ही चंदेलों ने अपने खोए हुए क्षेत्र जो थे उनको फिर से प्राप्त कर लिया। और चौहान इस वजह से कहा जाता है कोई भी स्थायी लाभ नहीं उठा सके और चंदेल ने अपनी भूमि जो थी उसको फिर से ले लिया। चंदेल और गढ़वालों का संगठन पृथ्वीराज के लिए कहा जाता है कि एक सैनिक व्यय का कारण बन गया और ये विजय आर्थिक दृष्टि से पृथ्वीराज के लिए काफी महंगी पड़ी और साथ ही साथ चंदेल उसके शत्रुओं की लिस्ट उसमें भी आने लग गए। तो इस प्रकार से चंदेलों को परास्त करने में पृथ्वीराज चौहान जो उसको कोई खास सफलता नहीं मिली थी, उसमें केवल उसका जन और धन दोनों की ही हानि हुई थी।